सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं। मैं भी स्वस्थ हूँ। देखिए, हमने अभी तक हिंदी विषय के पाठ 1 से 6 तक के वीडियो देखे, उन पाठों को समझा और लाइब्रेरी और वर्कशीट के माध्यम से हमने पाठों की पुस्तकीय अभ्यास कार्य तथा प्रश्नोत्तर किए। कईयों को कमेंट्स में प्रॉब्लम थी कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स उन्हें मिल नहीं रहे थे, तो हमने पिछले सप्ताह अपने जो प्रश्नोत्तर है 1 से लेकर 6 पाठ तक हमने ये प्रश्नोत्तर फिर से भेजे। आज से हम व्याकरण पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये आपकी व्याकरण की पुस्तक है, ज्ञानमणि व्याकरण की पुस्तक है। ये उम्मीद करती हूँ आप सबने खरीद ली होगी। आज इसका हम व्याकरण पुस्तक का पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने विचार दूसरों पर प्रकट करते हैं, दूसरों के प्रकट विचारों को सुनते हैं, समझते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जैसे दो मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वो भाषा है। एक मित्र कुछ कह रहा है, दूसरा उसे सुन रहा है, उसको समझकर उसके प्रश्नों के उत्तर दे रहा है, तो ये भाषा है। ठीक है। तो भाषा जो है एक ऐसा माध्यम है, व्याकरण का एक ऐसा माध्यम है कि जिससे हम अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझकर उसका प्रत्युत्तर करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना या बोलना। ठीक है। तो जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो उसे हम भाषा कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा इस प्रकार है: भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों व भावों का आदान प्रदान अपनी स्वेच्छा के अनुसार करता है। तो मैंने आपको बताया था कि भाषा क्या है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है, दूसरों पर व्यक्त करता है और दूसरों के विचारों को सुनता है और सुनने के बाद उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। जैसे मैं अभी आपको व्याकरण के बारे में समझा रही हूँ, तो मैं अपने विचार आप पर व्यक्त कर रही हूँ। आप उसे सुनेंगे ध्यानपूर्वक और समझेंगे। अगर मैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न करती हूँ तो आपने जो भी कुछ समझा है उसके बाद आप उसका उत्तर देंगे। यदि मैं प्रश्न करती हूँ और आपको समझ में आ गया है तो आप उसका उत्तर देंगे। ठीक है। तो ये भाषा है, विचारों का आदान प्रदान करना भाषा है। अब भाषा के 2 रूप होते हैं। अभी हम जो हमारा पाठ है भाषा, बोली, लिपि, इसमें हम भाषा पर है। भाषा के 2 रूप होते हैं। एक रूप होता है लिखित और एक होता है मौखिक। मौखिक यानी मुख से कहा गया, जिसे कहते हैं हम कथित। ठीक है। तो भाषा के 2 रूप हैं, एक है मौखिक और एक है लिखित। अब मौखिक रूप को स्थायी रूप से याद नहीं रखा जा सकता। जैसे मैं अभी आपको कुछ बोलकर बता दूं और आप कुछ उसे रिटर्न में नहीं रखेंगे, लिख कर नहीं रखेंगे, तो आप एक समय के बाद भूल जाएंगे कि मैंने आपको क्या कहा था। लेकिन अगर आप लिखित रूप रखते हैं, लिख कर उसे रखते हैं, इसलिए जब आपको ध्यान आता है कि अगर आपने फर्स्ट लेसन में क्या किया था तो उसको रिकॉल करने के लिए आपने कुछ रिकॉर्ड अगर कॉपी में लिख कर रखा है, जैसे आप उसको ओपन करेंगे, उसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको सारा रिकॉल हो जाएगा कि मैडम ने इस तरह हमें बताया था। ठीक है। तो भाषा के 2 रूप है। मौखिक, जब हम अपने भावों को और अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो भाषा का मौखिक रूप है ना। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, भाषा का मौखिक रूप है। मैंने कुछ भी लिख कर आपको नहीं समझाया, मैंने सिर्फ बोलकर समझाया। तो जो बात हम बोलकर समझते हैं वो भाषा का मौखिक रूप है। जैसे भाषण देना, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना, अपने मित्रों से कोई बातचीत करना, ये भाषा का मौखिक रूप है। इसे कथित भाषा या उच्चरित भाषा भी कहते हैं। अब देखिए भाषा का दूसरा रूप देखते हैं हम।
भाषा का लिखित रूप, जब हम अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे आपके द्वारा जो प्रश्नोत्तर आपकी कॉपी में लिखे गए हैं वो भाषा का लिखित रूप है। ठीक है, कुछ समाचार पत्र आते हैं, पुस्तकें हैं हमारी, ये भाषा का लिखित रूप है। इस पुस्तक को हम ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें जो लिखा हुआ है उसे हम पढ़ते हैं और उसे समझते हैं, तो ये भाषा का लिखित रूप है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। भाषा के दो रूप आपको समझ में आ गए होंगे, एक है आपका लिखित भाषा, दूसरी है मौखिक भाषा। उसी तरह एक भाषा और होती है राजभाषा। राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा। हमारे देश के विभिन्न सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि हिंदी हमारी राजभाषा है। उसी तरह राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा का अर्थ है राष्ट्र की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और तीसरी होती है मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा है जिसे बालक अपने माता पिता और परिवार द्वारा सीखता है। जैसे आप सबकी मदर टंग अलग अलग होगी, कोई गुजराती बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई सिंधी बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई मलयालम बोलता है। ठीक है, तो ये भाषा के अलग अलग जो मातृभाषाएं हैं, है ना, कोई राजस्थानी बोलता है, तो जो मातृभाषा है वो सबकी अलग अलग हो सकती है। उसके बाद हमें एक और दिया है भाषा का रूप, संपर्क भाषा, जिसे हम कॉन्टेक्ट लैंग्वेज कहते हैं। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए, दूसरे देश के निवासियों से संपर्क करने के लिए जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। प्रायः अंग्रेजी को संपर्क भाषा कहा जाता है, क्योंकि जब हम दूसरे देश में जाते हैं तो अंग्रेजी ऐसी भाषा है जिसे हम आपस में समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक और है मानक भाषा, जिसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। भाषा के जिस रूप को शिक्षित व्यक्तियों द्वारा, प्रयुक्त विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया जाता है उसे भाषा का मानक रूप कहते हैं। जैसे हिंदी में ही ले लिया जाए, हम जब साधारण बोलचाल की जो हिंदी है, जैसे इंदौरी लैंग्वेज आप ये कहते हैं, कहाँ जा रिया है, क्या खा रिया है, क्या कर रिया है, ये स्टैंडर्ड रूप नहीं है। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, ये भाषा का मानक रूप है। उम्मीद करती हूँ भाषा के बारे में आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो हमने जाना भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप, लिखित रूप, उसके बाद राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, संपर्क भाषा और मानक भाषा। इन सब के बारे में हमने समझा। उम्मीद करती हूँ भाषा के बारे में आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा। इसका जो एक और रूप है बोली और उपभाषा, इसे हम देखते हैं। देखिए, जो उपभाषा होती है या जो बोली होती है, ये एक एरिया विशेष, एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड नहीं होता, प्रायः इसके अधिकतर जो इसमें साहित्य उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, जो प्रांत स्तर पर बोली जाती है, हमारे यहाँ पर पुराने समय में जो बोलियाँ हैं उसका बहुत बोलबाला था। जैसे अवधी भाषा का प्रयोग में बहुत से हमें साहित्य मिलते हैं, ब्रज भाषा का बहुत प्रयोग मिलता है, इसी तरह भोजपुरी का बहुत प्रयोग मिलता है। लेकिन ये जब बोली का जब थोड़ा सा क्षेत्र लिमिटेशन में होता है तो वो बोली कहलाती है। उसका जब क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन भाषा से छोटा होता है, तो उसे हम उपभाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा शास्त्र की दृष्टि से हिंदी बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली। बिहारी हिंदी, मगही, भोजपुरी और मैथिली। ये सब आपकी जो उपभाषा है उनकी बोलियों के रूप बताएं। ये आपके बुक में डिटेल से दिया है, आप ध्यानपूर्वक इसे पढ़िएगा। आज के लिए
इतना ही इस वीडियो के लिए। अगले वीडियो में हम लिपि के बारे में जानेंगे और व्याकरण के अंग की चर्चा करेंगे।